इन किसानों को भी क्या जिंदगी मिली है। दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, और हम बस कुछ आदेश देकर आराम से रहते हैं। या किराए पर जमीन लेना जरूरी है जी। क्या करूं, कोई और रास्ता भी तो नहीं है। तो लाओ, ऊपर का हिस्सा मुझे दे दो और नीचे का हिस्सा तुम रख लो। सेठ जी, ऐसे तो मेरे पास इसके जड़ के सिवा कुछ नहीं बचेगा। देखो रघु, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हें सोच समझ कर फसल उगानी चाहिए थी ना। पिताजी, इस बार मैं खेती करूंगा। सेठ की चालाकी अब नहीं चलेगी। हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। ये धान की खेती नहीं, आलू का है। एक गांव में सेठ धनीलाल नाम का एक बहुत ही लालची जमींदार रहता था। गांव के सारे किसान उसकी जमीन पर काम करते थे। सेठ धनीलाल हमेशा किसानों से छल कपट कर उनका हिस्सा छीन लिया करता था। गांव के सभी किसान उससे बहुत परेशान थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें उसकी शर्तें माननी पड़ती थीं। इन किसानों को भी क्या जिंदगी मिली है। दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, और हम बस कुछ आदेश देकर आराम से रहते हैं। असली जिंदगी तो हमारी है। बिल्कुल सही कहा सेठ जी, आप तो इस गांव के राजा हो। सभी किसान आपकी मुट्ठी में हैं। जितना चाहो उनसे काम करा लो और बदले में जो भी देना हो दे दो। छोटू, ये किसान बड़े भोले होते हैं। बस थोड़ी सी लालच दिखा दो और ये खुद ब खुद हमारे जाल में फंस जाते हैं। ठेके पर ज़मीन देकर मैं इनसे दोहरी फसल वसूल लेता हूँ, और बेचारे सोचते हैं कि मैंने उन पर बड़ा एहसान कर दिया। आपकी ये चालाकी तो कमाल की है सेठ जी। किसानों की मेहनत का सारा फल आपके घर आता है और वो बेचारे हाथ मलते रह जाते हैं। हाँ छोटू, और इस बार तो मैं कुछ नया सोच रहा हूँ। इन किसानों से फसल का वो हिस्सा मांगूंगा जो उनके लिए सबसे अहम होता है। देखता हूँ कैसे बचते हैं ये मेरे जाल से। उसी गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। पिछले साल की फसल से भी कुछ खास बचत नहीं हुई। घर का खर्च भी मुश्किल से निकल रहा है। अगर इस साल भी कुछ नहीं हुआ तो कैसे चलेगा। लगता है सेठ धनीलाल से ज़मीन किराए पर लेकर खेती करनी पड़ेगी, लेकिन सुना है वो इस बार कुछ नई शर्तें लगा रहा है। या किराए पर जमीन लेना जरूरी है जी। क्या करूं, कोई और रास्ता भी तो नहीं है। फिर रघु सेठ के घर की ओर चल देता है। कुछ देर बाद वह सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ अपने नौकर के साथ गपशप कर रहा होता है। रघु सेठ के पास आता है और कहता है, सेठ जी, मैंने सुना है कि आप इस साल भी ज़मीन ठेके पर दे रहे हैं। हाँ रघु, मैं तो हमेशा तुम्हारे जैसे किसान की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन एक शर्त है। इस बार मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा, मगर जो फसल होगी उसका ऊपर का हिस्सा मैं दूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। क्या कहते हो? सेठ जी, ऊपर का और नीचे का हिस्सा, ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अगर तुम धान लगाओगे तो उसकी बालियां यानी ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे की जड़ें तुम्हारी होगी। ठीक है सेठ जी, आपकी शर्त मंजूर है। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। बहुत अच्छे, जाओ खेती की तैयारी करो, और हाँ, इस बार ज़्यादा मेहनत करना ताकि फसल अच्छी हो। रघु ने सेठ की जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया। उसने कड़ी मेहनत की और फसल उगाई। जब फसल तैयार हो गई तो सेठ धनीलाल वहां पहुंचा। रघु, फसल की कटाई हो गई क्या? जी हाँ सेठ जी, फसल कटाई पूरी हो गई है। तो लाओ, ऊपर का हिस्सा मुझे दे दो और नीचे का हिस्सा तुम रख लो। सेठ जी, ऐसे तो मेरे पास इसके जड़ के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? दया कीजिए सेठ जी, दया कीजिए। देखो रघु, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हें सोच समझकर फसल उगानी चाहिए थी ना। आखिर में रघु ने सेठ को ऊपर का हिस्सा दे दिया। रघु उदास हो गया। उसने सोचा
कि इस तरह से तो वह कभी अपना और अपने परिवार का पेट नहीं भर पाएगा। कुछ दिनों बाद रघु का बेटा मनोज, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, छुट्टियों में गांव आया। अरे मनोज, बेटा तू आ गया? इतने दिनों बाद आया है। हाँ बाबा, छुट्टियाँ मिली तो सोचा आप लोगों से मिलने आ जाऊं। आप कैसे हैं? हम तो ठीक हैं बेटा। तू बता, शहर की जिंदगी कैसी है? सब बढ़िया चल रहा है ना? मनोज, तू आ गया। कितने दिन बाद तूने घर में कदम रखा है। माँ, आप कैसी हैं? हम कैसे रहेंगे, तेरी याद में ही दिन कट रहे हैं। पर तू कितना दुबला हो गया है। ठीक से खाना खाता है या नहीं? सब ठीक है माँ, पर आप ये सब छोड़ो, बताओ यहाँ सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है, पर तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। रास्ते से आया है, भूख लगी होगी। मनोज ने चारपाई पर बैठकर अपने आसपास देखा। उसे घर की हालत देखकर चिंता हुई। उसने अपने पिता की ओर देखा, जो चुपचाप जमीन की ओर देख रहे थे। बाबा, यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। पहले तू आराम कर ले, सफर में थक गया होगा। नहीं बाबा, कुछ तो है, मुझे सच सच बताइए। फिर रघु ने सेठ और उसके कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने अपने पिता की हालत देखी और बहुत दुखी हुआ। उसने सेठ को सबक सिखाने का निश्चय किया। पिताजी, इस बार मैं खेती करूँगा। सेठ की चालाकी अब नहीं चलेगी। हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं। आप देखिए मैं कैसे सेठ को सबक सिखाता हूँ। बेटा, तुम्हारे इरादे नेक हैं, लेकिन सेठ बहुत चालाक है। उसकी हर चाल से बच पाना आसान नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, अब सेठ को मैं दिखाऊंगा कि दिमाग का खेल कैसे खेलते हैं। फिर मनोज सेठ के घर गया और सेठ से कहा, सेठ जी, इस बार मैं खेतों में काम करना चाहता हूँ। मुझे ठेके पर कुछ ज़मीन चाहिए। अरे वाह मनोज, तुम शहर जाकर पढ़ लिख कर बड़े होशियार बन गए हो। लेकिन याद रखना, खेत और खेती का असली खेल हम जैसे लोग ही जानते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सेठ जी, लेकिन आखिर मैं भी किसान का बेटा हूँ और किसानी मेरे खून में है। आप जो भी शर्तें रखेंगे मैं उसे मानने को तैयार हूँ। ठीक है, सुन लो मेरी शर्त। इस बार भी फसल का ऊपर का हिस्सा मैं लूंगा और तुम नीचे का हिस्सा लोगे। क्या कहते हो? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहें। फिर मनोज घर आ जाता है। उधर सेठ मन ही मन खुश होता है कि उसने मनोज को भी बेवकूफ बना दिया। अगली सुबह मनोज खेती करने के लिए खेत की ओर निकल जाता है। चलो मेरे प्यारे बैल, आज इस पूरे खेत को जोतना है और बीज भी बोनी है। चलो काम पर लग जाते हैं। मनोज ने अपनी चतुराई दिखाते हुए आलू की फसल लगाई। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हो गई तो उसने आलू की कटाई शुरू कर दी। चलो छोटू, देखता हूँ इस बार मनोज की खेती कैसी हुई है। मैंने जो शर्त रखी थी उससे तो ये लड़का कहीं का नहीं रहेगा। सेठ और छोटू मनोज के खेत की ओर निकल जाते हैं। जब वे खेत में पहुंचता है तो देखकर हक्का बक्का हो जाता है। ये क्या है? इसने धान की जगह आलू की फसल लगाई है। आइए सेठ जी, आपने शर्त रखी थी कि ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का हिस्सा मेरा होगा, तो आप ऊपर की सूखी पत्तियां ले जाइए और मैं नीचे के आलू ले जाऊंगा। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। ये धान की खेती नहीं, आलू का है। सेठ जी, शर्त तो आपकी ही थी, मैंने तो बस आपकी बात मानी। सेठ धनीलाल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि अगली बार वह मनोज को जरूर सबक सिखाएगा। फिर सेठ वहां से गुस्से में चला जाता है और इधर मनोज के पिता मनोज की चालाकी से बहुत खुश होते हैं। अरे वाह बेटे, तुमने तो कमाल ही कर दिया। उस सेठ का मुंह देखने लायक था।
अरे बाबा, ये तो बस शुरुआत है। आप बस देखिए कि मैं इस धनी लाल को कैसे सबक सिखाता हूँ। कुछ समय बाद मनोज फिर सेठ के पास गया। इस बार क्या चाहिए तुम्हें? और ध्यान रखना, कोई चालाकी नहीं चलेगी। सेठ जी, मुझे इस बार भी आपकी ज़मीन ठेके पर चाहिए। आपकी जो भी शर्तें होंगी मैं मानने को तैयार हूँ। ठीक है, इस बार मैं नीचे का और ऊपर का हिस्सा लूंगा, बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहें। फिर मनोज वहां से चला जाता है। सेठ जी, इस बार तो आपने बहुत बढ़िया शर्त रखी है। ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका और बीच का मनोज का। देखते हैं कैसे बचता है इस बार। चलो देखते हैं इस बार उसकी चालाकी कैसे काम आती है। फिर सेठ और छोटू मनोज के खेत की ओर निकल जाते हैं और जैसे ही वे खेत में पहुंचते हैं तो देखकर चौंक जाते हैं। सेठ जी, इस बार भी ये लड़का हमसे आगे निकल गया। देखिए, इसने गन्ने की फसल लगाई है। आइए सेठ जी, आइए। आपने कहा था कि ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का मेरा होगा, तो ये गन्ने का रसदार बीच का हिस्सा मैं लेकर जाता हूँ और आप ऊपर की सूखी पत्तियाँ और नीचे की जड़ें लेते जाइए। मैं मान गया मनोज, तुमने मुझे 2 बार बेवकूफ़ बना दिया। अब समझ में आया कि किसान इतनी मेहनत करते हैं और हम जब उनके जैसे भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी मेहनत की कमाई का हिस्सा छीन लेते हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा। आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि ऐसी दुष्ट और छल वाली हरकतें नहीं करूँगा। तुम्हारा शुक्रिया मनोज, मुझे सही राह दिखाने के लिए। अरे कोई बात नहीं सेठ जी, आपको सच्चाई समझ आ गई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर मनोज घर आ जाता है। मनोज की यह चतुराई पूरे गांव में मशहूर हो जाती है और लोग मनोज की चतुराई और ईमानदारी को सराहते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। बेटा, तुम्हारी चतुराई और मेहनत ने हमें इस मुश्किल से निकाला है। आज से हम और हमारे किसान भाई सेठ धनी लाल के डर से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से जिएंगे। पिताजी, असली जीत तो हमारी ईमानदारी और हिम्मत की है। जब तक हम अपने काम के प्रति सच्चे हैं, कोई भी चालाकी हमें हरा नहीं सकती। सीख: मेहनत और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना जरूरी है और जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें उनका हक जरूर मिलना चाहिए। किशनपुर गांव में संदीप नाम का एक किराने वाला रहता था। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था और वह अपने गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। रोहित बेटा, शहर में सब कैसा चल रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, काम में थोड़ा व्यस्त हूँ। वहाँ सब कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं बेटा, बस कभी कभी तेरी बहुत याद आती है। ये दुकान अब बूढ़ी हड्डियों पर भारी पड़ती है। अरे पापा, सब ठीक हो जाएगा, आप ध्यान रखना अपना। वैसे भी शहर की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती ही है। कुछ महीने बाद रोहित का फोन कम आने लगा। संदीप उसे रोज फोन करता पर जवाब नहीं मिलता। एक दिन संदीप ने फिर से रोहित को फोन लगाया। इस बार फोन उठ गया। रोहित बेटा, कैसा है तू? कई दिनों से तेरा फोन नहीं आया। हेलो। हाँ पापा, माफ़ करना, मैं बहुत बिजी था पापा। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक तो है ना? पापा मैं वापस आना चाहता हूँ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? यहाँ सब कुछ इतना मुश्किल हो गया है, नौकरी चली गई, किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं थक गया हूँ पापा। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, तू बस घर आ जा। तेरी माँ और मैं तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सच में पापा, आप नाराज़ तो नहीं हैं?
नाराज? अरे पगले, तू मेरा बेटा है, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। तू जब चाहे आ जा, तेरा कमरा जैसा था वैसा ही है। धन्यवाद पापा, मैं कल ही निकल जाऊंगा। ठीक है बेटा, सावधानी से आना। और सुन, अपने आप को दोष मत देना, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है। अगले दिन संदीप सुबह से ही बेचैन था। वह बार बार घड़ी देख रहा था और दरवाजे की ओर नजर दौड़ा रहा था। रोहित ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, संदीप ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। रोहित ने अपना सामान उठाया और घर में प्रवेश किया। संदीप ने रोहित का सामान उसके कमरे में रखा और फिर उसे बैठक में ले आया। पापा, मुझे लगा था कि शहर में सब कुछ आसान होगा, लेकिन वहाँ हर दिन एक नई चुनौती थी। हम समझ सकते हैं बेटा, शहर की ज़िंदगी आसान नहीं होती। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कंपनी में कटौती हो गई और मेरी नौकरी चली गई। फिर नया काम ढूंढना, किराया देना, सब मुश्किल हो गया। कोई बात नहीं बेटा, ये सब जीवन का हिस्सा है। तूने हमें बताया, यही बहुत है। हाँ बेटा, अब तू घर आ गया है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास आप जैसे माता पिता हैं। अरे बेटा, ये तो हमारा फर्ज है। कल से हम मिलकर आगे की योजना बनाएंगे। अगले दिन सुबह रोहित जल्दी उठा और अपने पिता की दुकान पर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दुकान की हालत पहले से भी खराब हो गई थी। पापा, आपने मुझे बताया नहीं कि दुकान की हालत इतनी ख़राब है। अरे बेटा, तेरी अपनी परेशानियां थी, मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहता था। नहीं पापा, अब मैं आ गया हूँ। हम मिलकर इस दुकान को फिर से चमका देंगे। लेकिन बेटा, तू तो शहर में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर चुका है। क्या तू वाकई इस छोटी सी दुकान में काम करना चाहता है? पापा, मैंने शहर में बहुत कुछ सीखा है। मार्केटिंग, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब हम यहाँ भी लागू कर सकते हैं। फिर मैं सोशल मीडिया पर हमारी दुकान का प्रचार करूँगा। हम ऑनलाइन ऑर्डर भी ले सकते हैं। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। और पापा, हम नए प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फल और सब्जियाँ। आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं। हाँ, ये अच्छा उपाय है, लेकिन क्या इससे हमारा खर्च नहीं बढ़ जाएगा? शुरुआत में थोड़ा खर्च तो होगा पापा, लेकिन लंबे समय में यह फ़ायदेमंद साबित होगा। हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। पहले कुछ चुनिंदा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लाएंगे और देखेंगे कि ग्राहकों की प्रक्रिया कैसी है। लेकिन बेटा, हमारे पुराने ग्राहक तो हमेशा से यहीं आते हैं। कहीं ये सब बदलाव करके हम उन्हें तो नहीं खो देंगे? बिल्कुल नहीं पापा, हम अपने पुराने ग्राहकों का भी ख्याल रखेंगे। उनके लिए पुराने प्रोडक्ट्स भी रखेंगे और साथ ही उन्हें नए प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। धीरे धीरे वे भी इन बदलावों को अपना लेंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुमने इसके बारे में काफ़ी सोचा है। हाँ पिताजी, मैं कल से इसके बारे में सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमारी ये छोटी सी दुकान एक बड़े सुपरमार्केट में बदल सकती है। तभी रमेश चाचा अंदर आए। वे संदीप के पुराने मित्र और नियमित ग्राहक थे। अरे वाह रोहित बेटा, तुम कब आए शहर से? मैं कल ही आया हूँ चाचा जी। रमेश भाई, सुनो तो सही, रोहित हमारी दुकान को नया रूप देने की बात कर रहा है। अच्छा, क्या मतलब? चाचा जी, मैं सोच रहा था कि हम दुकान को थोड़ा आधुनिक बना सकते हैं, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। लेकिन बेटा, हम तो इसी तरह से खुश हैं। क्या ये सब ज़रूरी है? देखिए चाचा जी, समय के साथ बदलना ज़रूरी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हम आपके जैसे पुराने ग्राहकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आपको जो चीज़ पसंद है वे सब यहाँ मिलती रहेंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इस दुकान की आत्मा को नहीं बदलोगे। बिल्कुल नहीं भाई साहब, रोहित ने मुझे भी यही बताया है। हम अपनी परंपराओं को बनाए रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मेरा हर महीने वाला राशन बांध कर रखना। ठीक है चाचा। फिर
फिर रोहित काम पर लग गया। उसने दुकान की अच्छे से सफाई की और दुकान में नए नए सामान लाए। गांव वालों को जब पता चला कि संदीप चाचा अब आधुनिक सामान बेचने के लिए लाए हैं, तो उनकी दुकान में भीड़ लग गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रोहित ने उस छोटे से दुकान को एक मॉल में बदल दिया। अब रोहित ऑनलाइन डिलीवरी भी देने लगा, जिससे आसपास के गांव में भी उसी की दुकान से सामान जाने लगा। अरे बेटा, तुम अपना काम करो, मैं तो बस देखने आया था कि काम कैसा चल रहा है। अरे नहीं पिताजी, अगर कोई काम है तो बताइए। अरे नहीं बेटा, मैं बस देख रहा हूँ कि तुमने इस छोटे से दुकान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तुम्हारे दादाजी ने इस दुकान की शुरुआत की थी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इतनी तरक्की करेगा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, तुमने शहर में इतना कुछ सीखा और अब तुम इसे यहाँ लागू करना चाहते हो। धन्यवाद पापा, लेकिन मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सीखी है वो है अपने मूल्यों और जड़ों से जुड़े रहना। आप और दादाजी ने जो कुछ बनाया है उसे मैं और आगे ले जाना चाहता हूँ।